Welcome back, students. This is unit number 4 from business environment and legal aspect of businesses. This is lecture number 23rd and from unit number 4, which is from Companies Act. Companies Act जो कि काफ़ी डिटेल्ड में है, और बीइंग ए MBA स्टूडेंट हमको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन के संग संग कंपनी लॉ की इंफॉर्मेशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है, कि जब तक कंपनी लॉ को नहीं समझेंगे तब तक कंपनी नहीं समझ में आएगी, और कंपनीज़ को नहीं समझ पाए अगर आप, तो इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको नहीं समझ पाएंगे, और वर्किंग के संग संग इम्प्लीमेंटेशन ही आपको करना है। आपके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसको आपको अपने लाइफ टाइम यूज़ करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो बहुत केयरफुली समझेंगे। कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा डिटेल्ड में है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होनी है। कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट कितने तरीके के कंपनीज एक्ट है, पहले क्या था, अब क्या कंपनीज एक्ट आ गया है, कौन कौन से कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पे किन किन कंपनियों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, हु इज़ प्रमोटर, हु इज़ डायरेक्टर, हु इज़ मेंबर, व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। इन सारे प्रोसेस को आपके सिलेबस में कवर अप किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट को लेकर। मीनिंग एंड इसेंशियल्स फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, कंपनी का सिंपल मतलब होता है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में फॉर्म करी गई। व्हाट इज़ 1956 और 2013? देखिए क्या था, कंपनीज एक्ट में बहुत ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। वो बदलाव क्यों किए गए ये बात का विषय है। तो जब बदलाव किए गए तो अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में, तो ये हम लोग अब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। तो क्या जो कंपनीज एक्ट 1956 में बनाई गई थी, क्या वो ख़त्म हो गई हैं? नहीं, वो भी कवर अप हो रही हैं इसी एक्ट में। तो इन सब चीज़ों को पहले से थोड़ा सा हमने बेसिक थीम यहाँ पे कवर अप किया है, फिर हम लोग कंपनीज़ को आगे लेके चलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको ध्यान में रखना है। देखिए, अभी तक हम लोग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2016 में जब अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में उन्होंने OPC का कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। क्योंकि जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप को ज़्यादा फोकस था। अब स्टार्टअप करने के लिए कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। 2 पर्सन है नहीं तो सिंगल पर्सन कैसे कंपनी बनाएगा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया OPC 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो पढ़ते हैं केयरफुली एक एक चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का एक ग्रुप बना हुआ है। फॉर कॉमन पर्पस विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू शेयर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ, पहली लाइन में बताया गया है कि कंपनीज एक्ट का मतलब है कि वो कंपनी क्या होती है बताया गया। कंपनी का मतलब है कंपनी एसोसिएशन ऑफ, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जिसमें एक या एक से दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक कंपनी का बना रहे हैं और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कंपनी की कैपिटल में, और शेयर के थ्रू पार्टिसिपेशन होता है। ये पार्टिसिपेशन का क्या मतलब, देखिए कंपनी क्रिएट कर लिया, लेकिन कंपनी में जो कैपिटल है वो कौन लेके आता है? पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? कंपनी की शेयर कैपिटल में। आप लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग, सबसे पहले एंट्री आपको क्या पढ़ाई जाती है? बिजनेस स्टार्ट करते समय एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वही चीज़ ये है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल किसने दी? शेयर होल्डर्स ने दी। ठीक, तो शेयर होल्डर्स आर द रियली ओनर ऑफ द कंपनी, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो 2013 अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बनाएगी वो सब कंपनी है। कौन सी कंपनी, ये मतलब नहीं है
जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड सब कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1% कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी कहलाएंगी। ठीक, ये हम लोग बेसिक थीम अभी लेके चल रहे हैं। करंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग, कह रहे हैं कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस समय का एक गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी मामले का विभाग, केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। उसके तहत हर राज्य में एक एक आरओसी है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सपोज़ आप लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, यूपी में कहीं पे भी आप किसी राज्य में हैं, तो इस राज्य का एक आरओसी है जो कि कानपुर शहर में बैठता है। इसी तरीके से हर राज्य के अलग अलग आरओसीज हैं, केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एक की जगह शायद 2 आरओसी बैठते हैं क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है। Currently, the Ministry of Corporate Affairs is administrating the following central government act: Companies Act 2013, Companies Act 1956, Competition Act 2002, Insolvency and Bankruptcy Code 2016, and Chartered Accountant Act 1949. These are the just a referral type of lecture. ये स्लाइड सिर्फ रेफरल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये अभी आपके सिलेबस को कवर अप नहीं कर रही है। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ रेप्लिकेटेड द 1956 एक्ट। कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो बनाया गया था, जब 2013 में जब नया कंपनीज एक्ट आया तो 1956 वाला ख़त्म हो गया, रिप्लिकेट हो गया, ये बताया गया। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। A company may be incorporated as one person company, private company or a public company. Word focus करिए, incorporated. What does it mean incorporate? Incorporate का मतलब रजिस्ट्रेशन लेना। आप कंपनी बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं और 1% कंपनी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कैटेगरी में ग्रांट हो रहा है आपको, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी में। कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ग्रांट नहीं होता है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक, अ कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइनिंग इट। अगेन it may be either be an unlimited company or may be limited by shares or by guarantee. ठीक, on the basis of control, companies can be classified as associate company, holding company, subsidiary company. Some other form of classification of companies are foreign company, government company, dormant company, nidhi company, company formed for charitable object. ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन कंपनी जो बनेगी वो इनकॉर्पोरेट होगी, बनेगी मतलब इनकॉर्पोरेट होगी। और वो इनकॉर्पोरेशन का आपको जो दिया गया है तरीका, उन्होंने बताया है कि या तो आप प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, या आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे, या आप ओपीसी 1% कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1% कंपनी को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक आया है और स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय ज़्यादा, तो उसको भी समझते हुए चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। कंपनी में बी क्लासीफाइड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द फॉलोइंग बेसिस: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स को लिमिट करके रखा हुआ है। When the liability of the members of a company limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the share. Suppose आपने किसी कंपनी का एक शेयर परचेज किया, अब शेयर की वैल्यू 10 रुपये। सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया और शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। ठीक, आपने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी तो पे कर दे, लेकिन फाइनल कॉल नहीं पे की है, तो कह रहे हैं कि आपकी ने
₹10 फेस वैल्यू का शेयर इशू किया कंपनी ने, अपने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, मतलब सपोज ₹5 पे कर दिया, तो अब कितना बाकी रह गया पे करना, ₹5 और बाकी रह गया, तो वही कह रहे हैं लिमिटेड बाय, अब आपकी लाइबिलिटी कितनी है, 5 की और है बस। लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड by memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। कहते हैं कि जब शेयर्स तो नहीं इशू किया कंपनी, लेकिन जब कभी वाउंड अप होगी, बंद होगी, तो जो भी लाइबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में आ रही है वो बियर करेंगे। और अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बात किया है, जो बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अब इसको यहाँ पे फोकस करते हुए चलेंगे हम लोग। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वर्ड ध्यान रखें, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी काफ़ी कुछ चलन में है। द कंपनीज दैट 2013 इंट्रोड्यूस्ड आर न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल व्यक्ति कंपनी बना सकता था, जब ये नहीं था उसके पहले मिनिमम 2 लोग चाहिए होते थे। One person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of businesses. OPC differ from sole proprietorship concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member, whereas in the case of a sole proprietorship the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting of ऑफ एन पर्सनल। कह रहे हैं कि एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति ने कंपनी बना ली, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था कुछ हद तक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। कहना है कि आपकी फिर पर्सनल और प्राइवेट तो एक ही हो गया, पर्सनल और कंपनी के एसेट्स सबको एक ही माना जाएगा, वो बता रहे हैं। कौन लोग 1 पर्सन कंपनी बनाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ को प्रमोट किया गया। 1 पर्सन कंपनी, सिग्निफिकेंट पॉइंट, ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। सेकंड, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। कितने कैपिटल से आपको बनानी, ये 1 पर्सन कंपनी के बारे में नहीं बताया गया। जैसे प्राइवेट कंपनी आपको बनानी तो मिनिमम 1 लाख कैपिटल चाहिए, पब्लिक बनानी 5 लाख कैपिटल चाहिए, लेकिन 1 पर्सन के लिए कोई कैपिटल के से वाला क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है। थर्ड, सी पॉइंट, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द other person who shall in the event of the subscriber's death or in his incapacity to accounted become the member of the company। कह रहे हैं कि 1 पर्सन कंपनी के केस में मेमोरेंडम उसको अपना नॉमिनी भी बताना होगा कि अगर वो नहीं रहेगा तो कौन देखेगा, वो बताया गया। डी, द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट। अब 1 पर्सन कंपनी के केस में जिसने उसको नॉमिनेट किया हुआ है तो उसकी भी सहमति होना चाहिए, नहीं कि आपने किसी को बना दिया उसकी सहमति है नहीं, उसको पता ही नहीं कि हम भी 1 पर्सन कंपनी के नॉमिनी हैं, ध्यान रखना है। कुछ एक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, उनको कंसीडर किया, बहुत डिटेल में नहीं लिया मैंने इसको। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट है आपके पास, आपके ऊपर कोई दबाव तो बनाया नहीं जा सकता, कोवर्जन की जो बात होती है। नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, तो उसी के बारे में बात होती चली जा रही है। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से नॉमिनी का चेंज या जिसने ओपीसी बनाई है उसकी जगह पे किसका नाम दिया गया है, यहाँ पे मैं वर्ड नॉमिनी यूज़ कर रहा हूँ, बट एक्ट में नॉमिनी नहीं, मैं नॉमिनी आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर नॉमिनी या 1 पर्सन ने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया हो उसको चेंज किया जा रहा है तो इसको इस तरह के चेंज को चेंज इन मेमोरेंडम नहीं समझा जाएगा। ओनली ए नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन। नेचुरल पर्सन जैसे कि हम और आप हैं, वो लोग ओपीसी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक आदमी जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ एक सिंगल ओपीसी बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। नो माइनर शैल बिकम मेंबर। कोई माइनर इसका मेंबर दो तो आपको मालूम है माइनर है माइनर के पास कोई कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी।
अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 में क्या होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, दो इट में बी कन्वर्टेड टू ए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो कह रहे हैं कि 1 पर्सन कंपनी जो आपने बनाई है, इस कंपनी को आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते हैं। देखिए सेक्शन 8 कंपनी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में सेक्शन 8 कंपनी बहुत पूछा जा सकता है, और ट्रेडिशनल वे में सेक्शन 25 कंपनी हुआ करती थी कंपनीज 1956 में, जो कन्वर्ट होकर अब सेक्शन 8 बन गया है। तो कह रहे हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपीसी को नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है, ये बात बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग एनबीएफसी का बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफसी बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड। जब तक 2 साल ना हो जाए तब तक आप, मतलब जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के जब तक 2 साल ना हो जाए तब तक आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ 1 पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर सच कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस। कंट्रावीन्स मतलब कानूनों का उल्लंघन करना। कौन से कानून, कंपनीज एक्ट 2016 के। They shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which such contravention continues। ठीक, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो हम लोग कंपनीज 1956 से पढ़ते चले आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब मैंने ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट से उठाया है, पूरा का पूरा लाइन। मतलब एक्ट में जैसे एट प्रेजेंट 1 लाख की लिमिट बोली गई है, कुछ अमेंडमेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमेंडमेंट लेके आते हैं, बोलते नहीं साहब अब जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट इसका मतलब है 1 लाख रुपए। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। देखिए यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। तो शेयर ट्रांसफ़र से यहाँ पे मतलब ये है कि वो अपने शेयर्स, वो मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के मेंबर एक दूसरे को अपने शेयर्स सेल परचेज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purpose this clause be treated as a single member। कोई ज्वाइंटली शेयर होल्ड करता है तो 2 लोग नहीं माने जाएंगे, कहना कि वो एक ही माना जाएगा। ये यहाँ पे ये आपको बताया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर मतलब आगे क्या कह रहा है, कौन, कंपनीज एक्ट, दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेज शैल नॉट बी इंक्लूड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कह रहे हैं कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं, नौकरी कर रहे हैं और शेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही, तो वो फिर मेंबर नहीं गिने जाएंगे। एक पर्सन एक बार में एक ही कैपेसिटी में काम कर सकता है, या तो वो मेंबर होगा या एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय है तो मेंबर नहीं हो सकते, मेंबर है तो फिर एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ये बताया गया है, भले ही आप शेयर होल्ड करते हो। prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the companies। और प्राइवेट कंपनी अपने, जब प्राइवेट कंपनी है मतलब कुछ लोगों के बीच में बिजनेस करना है, कुछ लोगों से ही कैपिटल लेना है, तो फिर आप अपने शेयर प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, जब हमको पब्लिक से शेयर्स लेना होता है पैसा। ठीक, ये प्राइवेट कंपनी के फीचर्स हैं। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, 1 पर्सन की बात नहीं हो रही। एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी इज एन ओपीसी वेर इज इट विल बी 1, ओपीसी में वो एक होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 एक्सक्लूजिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड अस्टवेल एम्प्लॉय कम मेंबर्स। राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है।
प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, कह रहे हैं कि आप ऑफ़र दे के, एडवर्टीजमेंट दे के कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को नहीं बेच सकते हैं। कौन? प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फाउंड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी। ये इन्होंने कुछ एक कंडीशंस बताई हैं। मैंने जस्ट उस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो इमीडिएटली अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी बिजनेस शुरू करने का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो ये तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट है हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि 5 लाख है। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो उस अमेंडमेंट को हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। करंट में 5 लाख रुपए की लिमिट दी गई है, जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी not being a private company shall be deemed to a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। कह रहे हैं कि किसी पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी मतलब आपने देखा हो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को पढ़ना है। तो कोई सब्सिडरी कंपनी है मतलब किसी पब्लिक कंपनी की कोई प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी है, तो वो कह रहे हैं वो सब्सिडरी कंपनी को प्राइवेट कंपनी आप ना मानिए, उसको भी आप पब्लिक कंपनी ही मानिए। वो यहाँ पे ऐसा आपको इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। इट इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल्स डू नॉट हैव द रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉजेस। ठीक, कह रहे हैं पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, तो इसके आर्टिकल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ऐसा कोई क्लॉजेस नहीं होते हैं। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बड़ी आसानी से सेल परचेज किया जा सकता है। मतलब जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ 2 ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं, BSE और NSE, जिसमें कि NSE तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया अब तो कह रहे हैं कि आप शेयर्स को रेगुलर बेसिस पे फ्रीली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेंबर्स अपने शेयर को सेल परचेज कर सकते हैं। और ये सेल परचेज कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है, जो कि 2 प्लेटफॉर्म है, BSE और NSE में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्शन पब्लिक के लिए है। वो प्राइवेट कंपनी के 2 मेंबर्स आपस में सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स को फ्रीली कोई भी सेल परचेज कर सकता है। और क्या मैकेनिज्म है, वो सेबी के रूल्स होते हैं, वो हम लोग जैसे टाइम आएगा ड्यू कोर्स में उसको स्टडी करेंगे। आगे, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, प्राइवेट कंपनी में 2 थे, पब्लिक में 7 हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में 200 थे, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। सब्सिडरी ऑफ, इस चीज़ को एक्ट को ध्यान से देखिए, सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी कंपनी भी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम लोग डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में कवर अप करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मे बी फाउंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1), सेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट में कंपनीज की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) ऑफ द कंपनी मे बी फाउंड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी। कहते हैं कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर की ज़रूरत होती है और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने पर्सनल नोट्स प्रिपेयर करेंगे। जब आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की सिग्निफिकेंट पॉइंट्स स्लाइड्स में अलग अलग शो किए गए हैं, समझाए गए हैं,
तो आपको क्या करना है, अब आपको एक नोट क्रिएट करना है अपने लिए, पर्सनल के लिए, और आपको डिफरेंस लिख लेना है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। और उस डिफरेंस में एक जो डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको मैं वर्बली आपको समझा देता हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के इशू हो जाने के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के साथ साथ बिजनेस इशू करने का या बिजनेस चालू करने का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको लेना पड़ेगा। ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को जब डिफरेंस के आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको इनकॉर्पोरेशन के बारे में समझाया और बेसिक तरीके से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बीच में सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने, यहाँ पे जस्ट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आया था अपने पास चलो कहीं निकल के गया, तो मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 8 कंपनीज़ के बारे में। सेक्शन 8 कंपनीज़ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ होती हैं और इस तरह की नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ को भी प्राइवेट कंपनी की तरह से ही समझना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, कंपनी की बात कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी कंपनी के नाम के आगे केवल लिमिटेड शब्द लगा हो, किसी भी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और किसी भी कंपनी के नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट शब्द लगा हो या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा हो तो आप समझ जाएंगे ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आइडेंटिफाई करने का सबसे सटीक और सुटेबल एग्जांपल यही है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोगों, आगे की फ्यूचर के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रोविज़न्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होते हैं, प्राइवेट कंपनी के कंपैरेटिवली कम होते हैं। और आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बोथ के लिए ही अप्लाई होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अब आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर अप किया व्हाट इज़ कंपनी, और उसमें 3 तरह की कंपनियाँ, रजिस्ट्रेशन के बारे में समझा, प्राइवेट पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी के बारे में समझा। कुछ हम लोगों ने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया और डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।